अटुकुल्लापल्ली गांव में अंजया और दानमा अपने बच्चों दिनेश और काव्या के साथ रहते थे। दिनेश स्कूल में पढ़ाई करता था और वापस लौटकर अपनी बहन की देखभाल भी। अंजया और दीनामा एक भवन निर्माण क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे और उस आय से वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गुजारा कर रहे थे। एक दिन, दिनेश, स्कूल का समय हो गया है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि आज हमारा स्कूल हमें एक प्रदर्शनी दिखाने ले जा रहा है। अगर ये पूरे स्कूल के लिए है तो तुम्हें भी वहाँ जाना होगा। अगर मुझे प्रदर्शनी में जाना है पापा, तो मुझे स्कूल को कुछ पैसे देने होंगे। इसके बाद ही वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए आज मैं स्कूल ही नहीं जा रहा हूँ। मेरे सभी दोस्त तो बहुत मजा करेंगे। हमें कितनी राशि जमा करनी है? 1000 रुपए। मैंने माँ से कहा था, लेकिन उसने कहा इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये सुनकर अंजया को बहुत दुख हुआ। बाबू, क्या तुम्हारा जाने का मन नहीं कर रहा? जाना है पापा मुझे। दानमा, हमारे बेटे को स्कूल के लिए तैयार करो। मैं अभी वीरैया के पास जाकर आता हूँ। जैसा आप कहें। अंजया की बात मानकर दानमा स्कूल के लिए दिनेश को तैयार करने लगती है। अंजया वीरैया के घर जाता है और घर के सामने वाले हिस्से में मिलता है। तुम यहाँ कैसे? क्या आप मुझे 1000 रुपए दे सकते हैं? मुझे उनकी जरूरत है। जैसे ही काम करके पैसा मिलेगा, मैं इसे धीरे धीरे वापस कर दूंगा। वीरैया अपने घर में पैसे लाकर अंजया को देता है और फिर अंजया दिनेश को अपने साथ स्कूल ले जाता है। वो टीचर को फीस के 1000 रुपए अदा करता है और बाद में दिनेश को प्रदर्शनी देखने के लिए स्कूल छोड़कर घर लौट आता है। घर लौटने पर दानमा कहती है, जब हमारे पास पैसा नहीं है तो इतना खर्चा क्यों? हमारे पास पैसा है या नहीं, ये बात बच्चे कैसे समझेंगे? वो तो अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर जाना चाहेगा ना। दिनेश दुखी था जब हमने कहा कि हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मैंने पैसे अदा किए, मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी जिसे मैं किसी भी पैसे की बचत के साथ नहीं खरीद सकता। सच तो ये है कि हमें सिर्फ बच्चों की खुशी चाहिए और अब दिनेश खुश है। आज तुम हमारी बेटी की देखभाल करने के लिए घर ही रुक जाओ, मैं काम पर जाकर घर लौट आऊंगा। ये कहकर अंजया उससे अपना लंच लेता है और अपने काम पर चला जाता है। अंजया ईंट बनाने की भट्टी पर काम करता रहता है, जबकि दानमा अपनी बेटी की देखभाल के लिए घर पर रहती है। इस बीच दिनेश, जो प्रदर्शनी में बड़े झूले का आनंद ले रहा था, अचानक चक्कर खाकर गिर गया। उसके शिक्षक तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं और 2 मिनट के भीतर एम्बुलेंस आ जाती है और दिनेश को एक सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर इसे इमरजेंसी केस मानते हैं और उनको ऑपरेशन करके उसका एक पैर काटना पड़ता है। अंजय और दानमा बहुत दुख के साथ अस्पताल की ओर दौड़ते हुए आते हैं। ये जानकर कि उसका पैर काट दिया गया है, माता पिता और भी उदास हो जाते हैं और दुखी मन से दिनेश को घर वापस ले आते हैं। अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए उनकी सभी आशाएं खत्म हो गई थी और अब उनका बेटा उनके लिए जीते जी मर गया था। हर दिन माता पिता भारी दिल के साथ काम पर जाते और भविष्य की कोई उम्मीद नहीं रखते हुए शाम के वक्त में वापस आ जाते। दिनेश अपनी बहन की देखभाल करने और उसके साथ खेलने के लिए घर पर ही रहता था। बाबू, अपनी बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। ईंट की भट्टी पर काम करते समय अंजया अपने बेटे के टूटे हुए पैर के बारे में सोचता रहता है और अचानक फिसलकर ऊंची इमारत से नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी दानमा को लकवा मार जाता है और उन दोनों को ही एक एम्बुलेंस में उनके घर लाया जाता है। आसपास के लोगों को उनकी हालत जानकर बहुत दुख हुआ और वो सब अजय का अंतिम संस्कार करने में मदद करते हैं। दूसरे दिन, बाबू, दिनेश तुम्हारे पापा नहीं रहे और तुम्हारी माँ को भी लकवा मार गया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इन दोनों की देखभाल कैसे करोगे। मुझे भी यही लग रहा है। अपनी माँ को एक अनाथालय में ले जाओ और अपनी बहन को किसी को गोद दे दो। बाद में तुम गलियों में भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारना। ये आप क्या बोल रही हैं बुआ? आप पहले यहाँ से चले जाओ। मैं अपने परिवार की देखभाल करना अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मैं नहीं हूँ विकलांग। विकलांग आप जैसे लोग हैं जो खराब मानसिकता से पीड़ित हैं।
आप मुझे उन्हें अलग करने के लिए कह रही है? तुमने अपना एक पैर खो दिया है, फिर भी घमंड वही का वही है। मैं भी देखती हूँ तुम अपनी बीमार माँ और छोटी बहन की देखभाल कैसे करोगे। लंगड़ा कहीं का। सुबामा गुस्से में वहां से चली जाती है। काव्या रोने लगती है। भूख लगी है, भूख लगी है। दिनेश पहले तो अचानक उसके रोने पर परेशान हो जाता है, फिर अपनी बहन के लिए घर के हर बर्तन में खाना खोजना शुरू करता है। सब कुछ खाली मिलने पर वो बहुत निराश होता है। फिर वो सुबामा से मदद मांगने जाता है। मुझसे इतनी बुरी तरह बात करने के बाद तुम्हारी फिर से मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझे माफ कर दो, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, उसे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं तुम्हें एक बार खाना दे भी दूंगी तो क्या, अगली बार कहाँ से लाओगे? मैं केवल तभी खाना दूंगी जब तुम मेरा काम करने के लिए राजी हो जाओ। तुम पहले कुछ खाना तो दे दो प्लीज बुआ। नहीं, मैं खाना इसी शर्त पर दूंगी अगर तुम मेरी बात मानो। दिनेश फिर उससे खाना नहीं मांगता और गिरता पड़ता पास के एक टिफिन सेंटर में चला जाता है। वहां वो रेस्टोरेंट वाले आदमी से खाना मांगता है और वह आदमी उसे एक पैकेट देता है। फिर दिनेश उस टिफिन को अपनी बहन को दे देता है, जो उसे खाकर सो जाती है। मैंने एक बार तो खाना मांगकर खिला दिया, लेकिन अगर अगली बार वो मांगेगी तो क्या होगा? माँ को भी ठीक होने के लिए दवाई चाहिए और बहन भी थोड़ी देर में उठ जाएगी। बेहतर होगा कि मैं कुछ काम ढूंढूं। जैसे ही दिनेश काम की तलाश में गली में जाता है, वहां अचानक सरकार की ओर से लॉकडाउन की घोषणा होती है। जैसे ही शहर में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ी, सरकार ने सख्त तालाबंदी कर दी और सभी दुकानों और कारखानों को बंद कर दिया। इसके बाद दिनेश उस रेस्टोरेंट वाले के पास जाता है। सर, मैं किसी काम की तलाश में हूँ। आपने अभी जो टिफिन दिया था वो मैंने खा लिया, लेकिन मुझे बाद में फिर से भूख लगेगी। ये लॉकडाउन का समय है और हमें सभी दुकानों को बंद रखना होगा। तुम लॉकडाउन के बाद क्यों नहीं आते? तब मैं जरूर सोचूंगा। मेरा काम का क्या सर? लॉकडाउन के बाद तुम मेरे रेस्टोरेंट में आकर काम कर सकते हो। उस दिन से दिनेश रेस्टोरेंट से रोज टिफिन लेकर आने लगा। हालांकि रेस्टोरेंट का आदमी दिनेश को वहीं पर खाने के लिए कहता, पर दिनेश उसको हमेशा मना कर देता। वो टिफिन को घर ले आता और अपनी बहन और माँ को खिलाता। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, रेस्टोरेंट मालिक दिनेश पर शक करने लगता है। ये लड़का यहाँ टिफिन लेने के लिए आता है, लेकिन बैठकर खाता क्यों नहीं है? ऐसा सोचकर वो एक दिन दिनेश का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि दिनेश अपनी बहन और माँ को खिलाने के लिए टिफिन घर ले जाता है और बाद में बचा हुआ थोड़ा सा खाना ही खा पाता है। ये देख रेस्टोरेंट वाले आदमी के आंसू छलक पड़े। आप यहाँ कैसे सर? ये सब क्या है दिनेश? सर, ये मेरा परिवार है। ये मेरी माँ और बहन। मेरी माँ को लकवा मार गया है और मेरी बहन हमेशा भूखी रहती है। वो दीवार पर जो तस्वीर देख रहे हैं ना, वो मेरे पापा की है, जो हमें छोड़कर मर गए। अपनी बहन के लिए आपसे टिफिन मांगता हूँ। मैं तुम्हारी हालत को अच्छी तरह से समझ गया हूँ और आज से तुमको एक दिन में 3 टिफिन दूंगा और ये कुछ पैसा भी अपने पास रख लो। दिनेश पैसे ले लेता है और रेस्टोरेंट के मालिक की नेक दिली पर उसे ढेरों दुआएं देता है और बहुत खुश होता है। चेन्नई शहर में मोहन अपनी पत्नी कावेरी के साथ रहता था। उनकी नीतिका और अलिवेनी नाम की 2 बेटियां थीं। नीतिका उन दोनों में बड़ी थी, जो मॉडर्न ख्यालों की थी। अलिवेनी बहुत पारंपरिक थी और हमेशा सादगी बनाए रखती थी और बुद्धिमान भी थी। एक दिन सुबह, मम्मी मम्मी, नीतिका को उसका नाम पुकारते सुनकर कावेरी, जो कि रसोई में थी, हॉल में गई। सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया तुम्हें? पूजा कक्ष में प्रार्थना कर रही अलिवेनी अपनी बहन की हाय तौबा सुनकर हॉल में आती है। अपनी बहन की चीख पुकार और माँ के सवाल सुनकर कुछ इस तरह कहती है। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हो कि बहन रोज सुबह उठकर कुल्ला किए बिना ही चाय नाम का सड़ा हुआ पानी पीती है। अगर आप उसे समय पर देने से चूक गई तो वो पूरा घर अपने सिर पर उठा लेती है ना। मुझे और भी बहुत काम है। चाय स्टोव पर रखी है, तुम दे दो उसे। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे ही दे दूं, बिना प्याले में डाले? इसे एक प्याले में डालो और फिर दे दो उसे। लेकिन कौन सा प्याला माँ? बड़ा प्याला या छोटा प्याला?
किस में दूं? अपनी बहन से पूछो कि उसे कौन सा प्याला चाहिए और उसी में दे दो। जाओ। लेकिन अगर उसने मुझसे बड़े बर्तन में ही लाने के लिए कहा तो? ये सुनकर नितिका हंस पड़ी। अलिवेनी भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। तब कावेरी को समझ आया कि उसकी दोनों बेटियां उसकी टांग खींच रही थी। अलिवेनी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर गुस्सा आ गया तो फिर मैं इंसान नहीं रहूंगी। आप तो इंसान से ज्यादा है, हमारी माँ। हाँ, तुम हमारी प्यारी माँ जो हो। कावेरी दोनों से परेशान होकर किचन में चली जाती है। आप कौन सी कप में कॉफी लेना पसंद करेंगी दीदी? टी को तुमने सड़ा हुआ पानी कहा। सड़ा हुआ पानी कहने से क्या मतलब है? पेटी, इसे बिस्तर कब पीता है? तुम ना चाहो तो मुझे चाय ना दो, लेकिन उससे पहले इस तरह की बकवास करना रोको। किससे पहले क्या रोको दीदी? नितिका बिना कुछ और बोले वहां से चली जाती है। अलिवेनी रसोई में जाती है और अपनी बहन के लिए उसके बेडरूम में एक बड़ा कप कॉफी का लेकर आती है। नितिका अपनी कॉफी का इंतजार कर रही होती है। दीदी, ये रही आपकी कॉफी। नितिका खुश होकर, थैंक यू सिस, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात मेरी प्यारी बड़ी बहन। सुप्रभात? तुम अंग्रेजी में स्टाइलिश तरीके से बात क्यों नहीं करती? तुमने MBA किया है ना, हर समय किसी बूढ़ी दादी की तरह बात करते रहना। तो इतना पढ़ा लिखा क्यों तुमने? क्या फायदा इसका? ये मेरे नाम की वजह से है दीदी। मेरा नाम पुराने नामों से लिया गया है जो नानी ने रखा था। मुझे लगता है कि इस नाम के कारण ही है कि मैं ऐसी हूँ और मुझे पसंद है। मैं तुम्हें कभी नहीं बदल सकती। दीदी, मुंह धोए बिना चाय पीने की गंदी आदत कैसी लगी तुम्हें? मुझे लगता है कि तुमने अभी अभी मुझे ये जताया है कि हमें वैसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। मैं अपने साथ भी यही कर रही हूँ। अब तुम जाओ, फर्श साफ करो, रंगोली वगैरह डालने जैसे अपने सभी अजीब काम करो। नितिका की बात सुनकर अलिवेनी को लगता है कि बहन ऐसे ही कहती है और वो वहां से चली जाती है। आंगन की सफाई करती है और रंगोली डालती है। नितिका अपने फोन पर बज रहे गानों के साथ कॉफी पीते हुए सामने के वरांडे में आती है और अलिवेनी को काम करते हुए देखती है। अरे अलिवेनी, तुमने पहले फर्श पर कुछ अजीब रेखाएं खींची और अब तुम उनमें रंग डालकर बर्बाद कर रही हो। क्या तुम्हारे पास और कुछ बेहतर नहीं है करने के लिए? गवारों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। ओ सच में, मुझे लगता है कि हमारी परंपराएं तुमको बड़ी अजीब लगती हैं। अच्छे अच्छे डिजाइन बनाना और उन्हें रंगों से भरना घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है और तुम इसे अजीब चीजें कहती हो दीदी। कितनी गलत बात है। पढ़े लिखे होने का मतलब तुमने गलत समझ लिया है दीदी। मैं तुम जैसे पुराने जमाने के लोगों से मुंह लगाना पसंद नहीं करती। मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। क्या तुम आना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, रहने ही दो। मेरे दोस्त तुम्हें इस आधी साड़ी पहने देखकर मुझे बहुत चिढ़ाएंगे। अलिवेनी उसकी बात सुनकर बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। नितिका तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। तैयार हो जाती है और आंखों पर चश्मा लगाकर बाहर आती है। हॉल में मौजूद अलिवेनी ने ये देखा और चिल्लाने लगी, माँ माँ जल्दी आओ, कोई भिखारी हमारे घर के अंदर घुस गया, प्लीज जल्दी आओ। इसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? कौन आ गया हमारे घर के अंदर? तुम अब तक बाहर थी ना, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया तब? अरे जल्दी आओ। नितिका अपनी बहन के इस तरह उसे देखकर चिल्लाने पर, तुमने मुझे भिखारी कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम देख नहीं सकती? क्या ये तुम हो दीदी? तुमने जो गॉगल्स लगा रखे ना, उससे तुम एक अंधी लड़की की तरह दिख रही हो। प्लीज इन्हें उतार कर बाहर जाना, नहीं तो गली के कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। तुम मुझे फिर से अंधा भिखारी कह रही हो? रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। बनाती हूँ तुम्हें अंधा। नितिका अलिवेनी को पकड़ने लगती है, लेकिन अलिवेनी भाग जाती है। नितिका भागते भागते थक जाती है और कहती है, शाम को वापस आने पर मैं तुम्हें देख लूंगी। नितिका अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मैं आज दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, बाय। तुमने बाल इतने अजीब तरीके से क्यों बनाए हैं? स्कूल जाते समय तुम 2 चोटी बनाकर फूल लगाती थी ना। देखो अलिवेनी के बाल कितने अच्छे से बंधे हुए हैं। ओ माँ, उसकी तरह तेल लगाकर चोटी कौन बनाएगा? इसे फ्रेंच कट हेयर स्टाइल कहते हैं। दीदी, तुम्हारे बाल धनिया के गुच्छे की तरह क्यों दिख रहे हैं? लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में तुम क्या जानो? बेहतर होगा कि तुम अपने बालों में तेल लगाकर उनमें फूल सजाओ। नितिका प्लीज अपना नाश्ता कर लो और फिर जाओ। तो मुझे नितिका क्यों बुलाती हो मॉम? मुझे नटी बुलाओ। अलिवेनी उसकी बात सुनकर, नटी? ये कैसा नाम है दीदी? नटी नहीं, नटी डियर सिस्टर। मेरे दोस्त मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। यू सी?
ठीक है, पहले नाश्ता खत्म कर लो प्लीज। माँ आप जानती है ना कि उसे घर का ताज़ा खाना पसंद नहीं है, वो बाहर का बासी खाना ही पसंद करती है और जो उसे अपने फालतू दोस्तों के साथ खाने में मज़ा आता है। तुम चाहो दीदी, माँ मुझे अपने हाथ का बनाकर दे दो, खासकर तुम्हारी नारियल की चटनी मेरे मुंह में ऐसे पिघल जाती है। माँ के हाथों से बना ताज़ा खाना पाने के लिए मेरी तरह किस्मत वाला होना चाहिए। तुम जाओ बहन, रेस्टोरेंट में तुम्हारे लिए कल के भोजन को माइक्रोवेव में गर्म करके परोसने के लिए तैयार होंगे। अपने फालतू के दोस्तों के साथ एक आलीशान रेस्टोरेंट में गरम बासी खाना खाओ और बेकार की बातें करो और अपने आसपास बैठे लोगों को डराओ। देखो प्यारी सिस, तुम जैसे लोगों की मानसिकता रखने वालों से बात करना समय की बर्बादी है। तुम चाहे जो सोच सकती हो, लेकिन मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तुम मैं नहीं बन सकती और इसी तरह मैं तुम नहीं हो सकती। हमारे जीने का तरीका अलग है। आशा की समझ गई होगी। दीदी बस 1 मिनट रुको, चलो दोनों एक शर्त लगाते हैं। कल से मैं तुम्हारी जैसी बनूंगी और तुम मेरी तरह बनने की कोशिश करो, ठीक है ना? जो हारेगा उसे दूसरा व्यक्ति बनना सीखना होगा। हाँ, मैं कभी नहीं हारती। ठीक है, शर्त रही, कल से शुरू करते हैं। शर्त के लिए सहमत हो जाने के बाद नीतिका अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। अलिवेनी अपनी माँ द्वारा बनाए गए नाश्ते का आनंद लेने लगती है। बहनों को बहस करते देख रही कावेरी अलिवेनी के पास आई। तुम उसे हर समय क्यों ताना मारती रहती हो? तुम उसके स्वभाव के बारे में जानती हो ना। हमने माता पिता होते हुए भी उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया है। माँ, मैंने दीदी के बचपन की तस्वीरें देखी हैं। उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना पसंद है। वो कॉलेज जाने के बाद बदल गई है। बदलाव अच्छा है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं बदली ना। वो इस डर से बदल गई कि उनके कॉलेज के दोस्त उन्हें क्या समझेंगे, इसलिए वो उनकी तरह रहती हैं। वो उसे चिढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने खुद को बदल लिया है। अब दिखती जाओ, मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन इस बाजी में जीत जाएगी। वो निश्चित रूप से खुद को एक सुंदर पारंपरिक लड़की में बदल देगी। अगले दिन नीतिका सुबह जल्दी उठ गई और अपनी बहन की तरह कपड़े पहने। वो सामने के आंगन की सफाई करती है और रंगोली बनाती है। वो अपनी बहन अलिवेनी से बेहतर रंगोली डालती है। इस तरह बहनें अपनी भूमिकाएं बदल लेती हैं। नीतिका बाजी जीत जाती है, लेकिन फिर नीतिका अलिवेनी को मॉडर्न बनने की जिद नहीं करती, बल्कि खुद को एक सादा लड़की में बदल लेती है।